नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एम.एन. राय के अनुसार स्वतंत्रता की अवधारणा के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने इसके पहले एम.एन. राय के सभी विचारों के ऊपर चर्चा कर लिए थे। तो आज हम लोग एम.एन. राय के स्वतंत्रता की अवधारणा के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं राहुल कुमार पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग एम.एन. राय की अवधारणा के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होती है। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात स्वतंत्र व्यक्ति पर बाहर से किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों, रुकावटों और मनाही से छुटकारा हो। अर्थात व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी रूप से कोई भी प्रतिबंध ना लगाया जाए। इस प्रकार की स्वतंत्रता को औपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं और इस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग विवेकशील कर्ता के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो विवेकशील कर्ता के द्वारा की जाती है। अब आगे विवेकशील कर्ता के संदर्भ में चर्चा करते हुए J.R. ल्यूकास अपनी एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ है विवेकशील कर्ता को जो कुछ अच्छा प्रतीत हो वही काम करने में समर्थ हो और उसके कार्यकलाप पर बाहर के किसी भी प्रतिबंधों का अभाव हो। इसका मतलब साफ साफ है कि J.R. ल्यूकास ये कहने का प्रयास कर रहे हैं अपनी पुस्तक में जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में बताते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति के ऊपर, स्वतंत्र व्यक्ति जो होता है वह जो कुछ उसे अच्छा लगे वह काम करने में स्वतंत्र होना चाहिए और वो उस काम को करने में समर्थ भी हो। यदि वह इस प्रकार के कामों को करता है तो उसके किए गए काम पर बाहर से किसी भी प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए जाएं। इससे हम ये बात भी समझते हैं कि मनुष्य सिर्फ संवेदनशील प्राणी ही नहीं बल्कि विवेकशील प्राणी भी है, विवेकशील प्राणी भी है। अब आगे एम.एन. राय स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र मनुष्य के आधार पर ही स्वतंत्र समुदाय की कल्पना की जा सकती है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी स्वतंत्र समुदाय को स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर एम.एन. राय ने स्वतंत्र समुदाय के लिए स्वतंत्र मनुष्य को आवश्यक बताया और कहा कि स्वतंत्रता की अन्य कोई भी धारणा, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी धारणा मात्र एक छल है। छल का मतलब एक छलावा है, भय है, बस दिखावटी चीज़ है। क्योंकि यह अच्छे समाज में मनुष्य सामूहिक प्रयत्नों की सहायता से, यदि एक अच्छा समाज होगा तो व्यक्ति अपने सामूहिक प्रयत्नों की सहायता से अपनी योग्यता का विकास कर सकता है और उसको अपनी योग्यता के विकास करने का अवसर भी मिल सकता है। इसी में एम.एन. राय कहते हैं कि समाज आवश्यक है क्योंकि मात्र समाज में ही व्यक्ति अपनी योग्यताओं को अनुभव करने के योग्य हो पाता है। व्यक्ति अपनी योग्यताओं को अनुभव करने के लिए समाज में ही उसको जगह मिल सकती है। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक औद्योगिकृत राज्य में मनुष्य अत्यधिक असहाय हो गया है। आज का जो औद्योगिकृत लोकतांत्रिक देश है, राज्य है, समय है, उसमें मनुष्य बहुत ही असहाय हो गया है। क्या हो गया है? असहाय। इसीलिए एम.एन. राय आज के समाज में अर्थात समाज को समूह और समुदायों के आधार पर संगठित करना चाहते हैं, गठित करना चाहते हैं। इसीलिए गठित करना चाहते हैं क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक औद्योगिकृत राज्य में मनुष्य बहुत ही ज़्यादा असहाय हो गया है। इसीलिए राय कहते हैं कि यह समूह राज्य के प्रतिरूप होने चाहिए, मतलब राज्य के स्वरूप के रूप में देखा जाना चाहिए आज के समाज को, संगठन को। क्योंकि यदि समूह छोटे संख्या में होंगे तो व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर राज्य दमन नहीं कर पाएगा और इस प्रकार के छोटे संगठनों में मनुष्य के पास विकास की अधिक स्वतंत्रता होगी। मतलब यदि समूह और संगठन छोटे होंगे तो व्यक्ति के विकास करने की जो स्वतंत्रता होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा और इस प्रकार के समूह राज्य का पिरामिड नुमा ढांचा बनाते हैं। यदि इस प्रकार का समूह होगा तो राज्य का जो संरचना होगा, ढांचा होगा, वह पिरामिड नुमा होगा। कैसा होगा? पिरामिड नुमा। इसी में
लोकतांत्रिक देश में शक्ति के वितरण पर एम.एन. राय आगे कहते हैं कि वास्तविक लोकतंत्र में शक्ति के वितरण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार की जो शक्ति होती है वह लोगों के पास होती है। और राय कहते हैं कि शक्ति को लोगों के पास ही रहने देनी चाहिए, ना कि उनसे अपने पास अपने समूह में या केंद्रीकृत कर देनी चाहिए। ऐसा करने से एम.एन. राय मना करते हैं। अब आगे एम.एन. राय शक्ति के महत्व पर विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि छोटे अल्पसंख्यक वर्ग को शक्ति के वितरण का अर्थ है शक्ति को त्याग देना। अर्थात छोटे जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उन लोगों के यदि रूप से देखा जाए, उन लोगों के दृष्टि से देखा जाए तो उन लोगों को शक्ति का कोई भी महत्व नहीं है। अर्थात एम.एन. राय कहते हैं कि उन लोगों को शक्ति अवश्य रूप से त्याग देनी चाहिए, जैसा कि रूस में हुआ। लेकिन राय कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। अर्थात एम.एन. राय व्यक्ति की प्रगति के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं, जरूरी मानते हैं, ना कि शक्ति को आवश्यक और जरूरी मानते हैं। अब आगे एम.एन. राय स्वतंत्रता के महत्व पर विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि एक आदर्श प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं होगा। अर्थात एम.एन. राय यहाँ पर कहते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो स्वतंत्रता प्राप्त होने से एक आदर्श समाज की संगठन का स्थापना होगा। मतलब एक स्वतंत्र और आदर्श प्रणाली स्थापित होगी समाज में। जब समाज में एक आदर्श प्रणाली स्थापित होगी तो इस प्रकार की स्थापना से सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब लोगों में समूह के साथ जो उत्तरदायित्व होता है वह उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की जो अपनी स्वतंत्रता होती है उस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं होगा। सामाजिक कर्तव्य स्वेच्छा से वहन किए जाएंगे, वहन मतलब निभाए जाएंगे, और उसका सुचारू रूप से निर्वहन होगा, ताकि व्यक्ति की क्षमताओं का उपयोग, व्यक्ति की जो अपनी क्षमता होती है उसका उपयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के विकास में किया जा सकता है। इसका अर्थ है व्यक्तिगतता के उपयोग के द्वारा, मतलब हर एक व्यक्ति के आधार पर उसकी जो स्वतंत्रता होती है उसके उपयोग के द्वारा समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि कर पाएगा, और इस प्रकार के वृद्धि से सामूहिक भलाई और प्रगति के कुल योग में, सामाजिक भलाई और समाज के प्रगति के कुल योग में अपना योगदान देगा। क्या देगा? अपना योगदान देगा। इसके बारे में किसने बताया? तो एम.एन. राय ने बताया। अब आगे एम.एन. राय कहते हैं कि इस प्रकार, अर्थात यदि व्यक्ति अपना कुल योगदान समाज की प्रगति और उसकी भलाई में निभाएगा तो इस प्रकार से विस्तृत राज्य व्यवस्था के निर्माण के साथ विस्तृत राज्य व्यवस्था विस्तृत अर्थव्यवस्था का भी निर्माण होगा, जिसमें शोषण की संभावनाओं को समाप्त किया जा सकता है। शोषण की जितनी भी संभावना होती है उसको समाप्त किया जा सकता है, और सभी के लिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह के लिए एक न्यूनतम धन को सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम कितना धन हो जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। इसके लिए एक सुनिश्चित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सुनिश्चित किया जा सकता है। इसीलिए एम.एन. राय कहते हैं कि इस प्रकार के राज्य व्यवस्था से अर्थव्यवस्था का भी निर्माण होगा। इस प्रकार के वितरित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आगे राय कहते हैं कि यह मानवीय आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयोग एवं वितरण के लिए उत्पादन पर आधारित होता है। इस प्रकार की जो आवश्यकता होती है वह व्यक्ति के उपयोग, अर्थात व्यक्ति किस प्रकार की चीज़ों का कितना उपयोग करता है और समाज में उसका उत्पादन कितना है और वितरण कितना है, उसके ऊपर ये क्या करता है? आधारित होता है, निर्भर होता है। अब आगे
राज्य के द्वारा प्रजा को दिए जाने वाले अवसर के संदर्भ में एम.एन. राय कहते हैं कि राज्य को आवश्यक रूप से अपने नागरिकों को ज्ञान प्राप्त करने और बौद्धिक विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। किसके लिए? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए और बौद्धिक विकास के लिए क्या मिलना चाहिए? तो समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि मित्रतापूर्ण समाज के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार की अवधारणा को अपना लें। इस प्रकार की अवधारणा को क्या कर लें? अपना ले कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण न्याय करने में सक्षम होता है। प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण न्याय करने में सक्षम होता है, योग्य होता है। और सामाजिक संगठन का उद्देश्य, हर प्रकार की जो सामाजिक संगठन होता है उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को उसकी क्षमता का पूरा विकास करने की अनुमति हो। व्यक्ति के पास जितनी भी क्षमता है वह अपनी क्षमता का पूरा, अर्थात जितनी उसके पास क्षमता है वो पूरा का पूरा अपने विकास करने में वो लगा दे। इस प्रकार की अनुमति प्रत्येक सामाजिक संगठन हर एक व्यक्ति को देता है। क्या देता है? हर एक व्यक्ति को देता है। अब आगे एम.एन. राय व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति विवेकपूर्ण और नैतिक निर्णय लेने में जितना अधिक स्वतंत्र होगा, राज्य उतना ही अधिक सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण होगा। मतलब यह है कि व्यक्ति को यदि राज्य और समाज को मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाना है तो व्यक्ति को विवेकपूर्ण और नैतिक निर्णय लेने में स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन एम.एन. राय अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई थी उसके प्रति एम.एन. राय क्या थे? सचेत इसलिए थे क्योंकि इतने बड़े देश में जहां संख्या करोड़ों में है वहां पर लोगों के द्वारा शासन संभव नहीं है। इसीलिए एम.एन. राय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत करते हैं। किस प्रकार के लोकतंत्र की वकालत करते हैं? तो वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत करते हैं। अब जान लेते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें किसी पदाधिकारी को जनता के किसी समूह के द्वारा चुना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। यह जो प्रणाली है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है, अर्थात उल्टा है। आज के वर्तमान समय में सामान्यतः सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया जाता है। वहाँ पर प्रतिनिधि ही लोकतंत्र में अपने भागीदारी के माध्यम से शासन चलाने का काम करते हैं। अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया जाता है और उसी के आधार पर शासन प्रशासन का काम किया जाता है। अब आगे स्वतंत्रता को सुदृढ़ मजबूत करने के संदर्भ में एम.एन. राय कहते हैं कि जब संसदीय लोकतंत्र हमें परमाणुकृत व्यक्तियों के रूप में विभाजित करता है, जैसे राय पहले कहते थे, तब एक नया लोकतंत्र उनकी जो प्रभुत्व शक्ति है उनको प्राप्त कर उनकी स्वतंत्रता को सुदृढ़ करेगा। सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। इस प्रकार नागरिक यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को सुदृढ़ कर लेगा तो इस प्रकार नागरिक आपसी सहयोग से स्थानीय क्रियाकलाप की योजना बनाकर देश का निर्माण करेगा, जिससे स्थानीय समुदाय का यह जाल एक उपकरण सिद्ध होगा जिसके द्वारा निर्वाचक गणराज्य के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सकेगा। कौन डाल सकेगा? तो देश के लोग, देश की जनता निर्णायक जो निर्णय लिए जाते हैं गणराज्य में उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है। अब इस संदर्भ में एम.एन. राय कहते हैं कि स्थानीय शासन से राज्य एक शक्तिशाली लेवियाथन नहीं बन पाएगा। लेवियाथन का मतलब होता है दैत्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि
राज्य की जो सत्ता होती है वह स्थानीय गणराज्यों में, स्थानीय लोगों में, समूहों में बहुत बड़े स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। जब शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो शक्ति के विकेंद्रीकरण से राज्य के पास अधिक मात्रा में शक्ति नहीं होगी, और जब राज्य के पास अधिक मात्रा में शक्ति नहीं होगी तो राज्य शक्तिशाली लेवियाथन अर्थात दैत्य नहीं बन पाएगा, दैत्य नहीं बन पाएगा। अंत में स्थानीय स्तर को लोकतंत्र में शामिल करने के बारे में एम.एन. राय कहते हैं कि क्या स्थानीय पंचायत को, जो स्थानीय स्तर पर पंचायत होती है, उसको एक संगठित लोकतंत्र की इकाई के रूप में स्थापित किया जा सकता है क्या? मतलब गांव के जो सबसे निचले, मतलब राज्य का जो सबसे छोटा स्थानीय शासन प्रशासन की जो जगह है वह है पंचायत। तो एम.एन. राय पंचायत को एक संगठित लोकतंत्र की इकाई के रूप में स्थापित करने की बात कहते हैं कि लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो उसकी इकाई पंचायत के रूप में स्थापित होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए। अर्थात एम.एन. राय पंचायत को संगठित लोकतंत्र की इकाई के रूप में स्थापित करने की बात कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वह नेक्स्ट वीडियो राम मनोहर लोहिया के जीवन परिचय के ऊपर होगा। किसके ऊपर? राम मनोहर लोहिया के जीवन परिचय के ऊपर होगा। तो यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को ज़रूर दबा लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इसे दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया का जीवन परिचय। तो जब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, धन्यवाद।